हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का। ये एनसीईआरटी हम इतिहास का देखेंगे, इतिहास सब्जेक्ट का। और इसका आज का पहला अध्याय है कैसे, कब और कहाँ। ये अध्याय 1 का इसका नाम है और इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। कैसे, कौन सी घटनाएं हुई हैं, तिथियों का निर्धारण कैसे होता है। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, या पहले रही हो या फिर तारीख हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हम अनुमान लगा पाते हैं कि कौन सी घटना हमारे जीवन में कितने समय हो चुका है उसे घटे, या कितना समय हो रहा है अभी। देखिए यहाँ पे दिया है कि एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। और आपने भी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है, अब बस तारीखें रटे चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? तो सही हम लोग, क्योंकि तारीखें, ईस्वी सन, जो डेट याद करने में बहुत सारी समस्याएं होती है, याद नहीं हम रख पाते हैं। तो इस वजह से भी हम इतिहास को कहते हैं कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी, उनमें क्या बदलाव आए। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो हम समय का जिक्र करने लगते हैं। तुलना किसी भी चीज का हम करते हैं अतीत या वर्तमान से करेंगे तो समय तो आएगा ही। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं, हम चीजों को स्वाभाविक मानकर ही चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं, और कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। यानी जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही है, जो चीजों का आविष्कार हुआ है, उन सबका एक समय की कब ये आया होगा, हमारे इस जीवन में लाया गया होगा, इसका आविष्कार किया होगा या इसका खोज किया गया होगा। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह करते करते होंगे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो जा सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों की चीजों की जानकारी उनको कैसे मिलती होगी। तो हर एक प्रश्न पे हमारे क्या होता है, समय, तारीखों का निर्धारण या तारीखें आ जाती हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर ही देते हैं। और समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई तो गलत हो सकता है। बिल्कुल सटीक हम तारीख नहीं तय कर पाएंगे कि कौन सी घटना किस तारीख को हुई थी। तो जो एक लंबे समय तक चलती रही है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था, इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पे चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट एक तिथि नहीं हो सकती है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक विशेष तिथि नहीं कह सकते हैं कि वो अचानक आए उसी दिन, उस दिन से अपना स्थापित कर लिए, कॉलोनी स्थापित कर लिया, फिर अपना उपनिवेश स्थापित कर लिए। कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है एग्जैक्ट एक डेट। ये सारी चीजें एक लंबे समय से घटती हैं। ऐसे में हम बात करें तो हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब एक खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे। लगभग कोई भी डेट या तारीख इतिहास के जो और प्राचीन काल के इतिहास के बारे में होता है तो वो एक लगभग हम एक समय निकालते हैं, एक लगभग वो डेट होता है, तारीख होता है। आगे दिया है कि तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं। इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ और कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा,
उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा, इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है, जो उस समय के इतिहासकार लिखा करते थे। तो उनसे हमें उनके बुकों से, किताबों से, उन ग्रंथों से हमें उनकी तिथियों के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों, दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। और वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपने रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बने, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। कौन सी तारीखें, यह है कि ये कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होते। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर जैसे ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी क्या होती हैं, बदल जाती हैं। जैसे यहाँ एक दिया है कि उदाहरण पे विचार कीजिए, जैसे भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। तो अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों जैसे हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंक, डलहौजी, इन सब के बारे में, और आगे फिर दिया है कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, एडविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसरायों का भी कभी कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। ये ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। मतलब इन्हीं पे ध्यान बिल्कुल केंद्रित था कि इन्हीं के शासनकाल में कौन से कार्य हुए, ये कौन से कार्य कर रहे हैं, कौन से सुधार किए हैं, सारी चीजें इनके ही कहें कि इधर मतलब सानिध्य में घूमती रहती थी। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? वो भी तो हमारा इतिहास है। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसके टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम हर अध्ययन को सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से क्या हो, समझा जा सके, याद रखा जा सके और उस समाज के हर वर्ग को शामिल किया जा सके, न कि सिर्फ गवर्नर जनरलों के इतिहास को ही। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहासकार गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती कि भारतीय भारतीय क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधियां क्या है, उन्होंने क्या योगदान दिया, इस इन सब के बारे में उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जाता रहा था, वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण होंगी जो हम निर्धारित करेंगे। आगे देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि हम अवधियां कैसे तय करें। तो यहाँ दिया है कि 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे और राजनीति दार्शनिक जेम्स मिल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में एक बुक लिखा, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। ये किताब में उन्होंने क्या किया है कि भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा था। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में इन 3 लोगों में बांट करके अध्ययन किया है या लिखा है। इन कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? तो आइए यहाँ देखते हैं कि इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमें, हमारे विचारों को भी दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों को क्या महत्व होता है।
और बदलाव तो आएगा ही। एक अवधि मतलब समय के साथ साथ विचारों के साथ साथ सारी चीजें परिवर्तित होती है, तो विचार भी बदलेंगे। उन विचारों का क्या महत्व होता है जो बदलाव आता है। तो मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं, ये लोग असभ्य है, इनके पास सभ्यता का नाम की कोई चीज ही नहीं है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था, और यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर था, जातिगत बंधनों में लोग बंधे थे, अंधविश्वासों का ही बोलबाला था जब तक अंग्रेज भारत में नहीं आए थे। इसके पहले जेम्स मिल का ये कहना है। तो देखिए यहाँ दिया है कि मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था, और क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता था? आगे दिया है कि क्या इतिहासकार के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे, या किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। कुछ मुस्लिम शासक थे, कुछ हिंदू शासक थे, और सबका सब समकालीन थे, या फिर सब साथ साथ चल रहे थे। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म का फिर शासन काल आया, उसके बाद फिर मुसलमानों का आया। तो आगे दिया है कि अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र और मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है, और उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ की आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थीं। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं, जैसा कि आप इन किताबों में देखेंगे? अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं, मध्यकालीन युग को। औपनिवेशिक क्या होता है? यहाँ दिया है कि औपनिवेशिक क्या होता है। तो देखिए, इसमें देखिए इस किताब में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता। स्थानीय जो नवाब थे, राजाओं को दबाकर वो आए अपने उपनिवेश स्थापित करने के लिए। वहां से व्यापार करेंगे, अपने देश जो भी उनको प्रॉफिट होता था भेज देते थे। यहाँ से कम कीमतों पे अपनी वस्तुएं खरीदते थे, अपने देशों में तैयार करके फिर यहाँ बेचते थे महंगे दामों पे। तो उन्होंने सबसे पहले यही किया था कि उन्होंने स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबा के अपना शासन पहले स्थापित किया। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया धीरे धीरे। पहले तो आए, पहले तो उनका व्यापार करना ही था, फिर धीरे धीरे उन्होंने हमारे अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण किया, फिर वैसे करते करते उन्होंने समाज पे भी नियंत्रण कर लिया। वहाँ का क्या ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया, पहले कंपनी का था, फिर ऐसे उन्होंने नियंत्रण किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल भी करने लगे, अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पे खरीदते थे। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती भी उन्होंने कराई, यहाँ के मजदूरों से, यहाँ के लोगों से। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य जो मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाजों, तौर तरीकों में भी उन्होंने बदलाव किए, अपने तौर तरीके लगाए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? औपनिवेशिक। यानी वो अपने अनुसार उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति, समाज को पूरा बदल देते हैं, और अपना क्या करते हैं? आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। यही होता है औपनिवेशिक व्यवस्था में। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह ये जो बदलाव है, इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं करते रहे हैं। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी अतीतों पे केंद्रित नाम दिया गया है, इस अध्याय को। आगे हम देख रहे हैं हम किस तरह जानते हैं
कि जैसे लिखा जाता है ईसा पूर्व या सारी चीजें। जैसे यहाँ दिया है कि भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो 250 साल पहले का इतिहास लिखते हैं, कैसे दिनांक तय करते हैं। यहाँ दिया है कि गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभागों को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। बम्बई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची में दिए गए 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय उसके लिए संभव है कि कुछ सिपाही काम पर न जाएं। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स, इंडिया कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7, फाइल संख्या 5-21-46। ये देखिए, ये जो सारी घटनाएं दिया गया है कि यहाँ पे तय किया गया है कि ये है 1946 के। यहाँ से हम देखते हैं कि प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। प्रशासन अभिलेख कैसे तैयार करता है, देखिए यहाँ दिया है कि अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सारे रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था, उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति भी पैदा होती हुई। अंग्रेजों को ये भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों, पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे और ये सारे जो भी थे इनका रिकॉर्ड वहां पे रखा जाता था, लिख दिया जाता था। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखों में देख सकते हैं। जो भी पत्र थे वो अभिलेखों के रूप में उसमें उन जो पड़ा हुआ है उनका अभिलेखागार उसमें देखने को मिल जाएगा। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स, उनके रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश, सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें भी बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते थे, तो वे होते थे खुशनवीसी। आगे दिया है कि 19वीं सदी के मध्य तक जो छपाई का कार्य था, देखिए ये दिया है, इस चित्र में दिखाया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। देखिए वो जो ऊपर पढ़े हैं अभी छापे खाना करके, ये भी तकनीक फैलने लगी थी। इस तरीके के सारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की हम क्या करते थे, कई प्रतियां बना लेते थे, कई प्रतियां उसको छपवा लेते थे। तो ये भी महत्वपूर्ण कहेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है कि शरीफे का पौधा का दिया गया है 1770 के दशक का, कि ये अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी और इन नमूने के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी, इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। तो ये दिया गया है कि 1770 के दशक का ये चित्र बनाया गया है शरीफे के पौधे का। देखिए इसमें शरीफा भी लगा हुआ है, फल भी। आगे हम देखते हैं सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, कैसे कैसे सर्वेक्षण का महत्व बढ़ता गया। जैसे औपनिवेशिक काल हुआ तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया।
अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसे सही ढंग से जानना जरूरी है, तो उन्होंने सर्वेक्षण भी करवाए, सर्वे करवाए जगह जगह स्थानों पे भारत में कि कौन सी चीजें कहाँ पे थी, कौन से मतलब क्या क्या घटनाएं हुई हैं, तो उन्होंने सर्वे पे जोर दिया। 19वीं सदी की देखें तो 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वे किए गए, सर्वेक्षण किए गए, गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता जांची गई, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासकारों और फसलों का भी पता लगाया गया, इसका पता लगाया गया कहाँ पे कौन सी मिट्टी है, कौन सी फसल किस क्षेत्र में हो रही है। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए उन सारी बातों को जानना जरूरी था। और 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की उनकी संख्या के बारे में उनको पता चले, उनकी जाति के बारे में, उनके इलाके और वो क्या व्यवसाय करते हैं वो लोग, इनके बारे में उनको जानकारियां वो लोग इकट्ठा किए। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी हुए किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं मतलब नहीं चल पाता है। जो अधिकृत रिकॉर्ड्स हैं, देखिए यहाँ दिया है कि रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे जो है सरकारी ही रिकॉर्ड्स हैं कि नहीं। ये देखिए चित्र दिया गया है कि ये बंगाल में मानचित्र सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। मानचित्र बनाने के लिए जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीरें। ध्यान से देखें, सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। तो ये क्या है कि ये सर्वेक्षण बना किया जा रहा है मानचित्र बंगाल में मानचित्रण के लिए। आगे हम देखते हैं, देखिए ये चित्र है 1857 के विद्रोह का। हाँ यहाँ देखते हैं, देखिए ये मुख्य तथ्य दिया है कि इंसानों के खाने के लायक नहीं है। क्या है कि अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है, जो अखबार है उस समय के। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने काम पर अपने कम वेतन और पुलिस लाइंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वो कोई इंसान नहीं खा सकता, हमें जो चपाती दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते हैं। देखिए इसमें तिथि दिया है हिंदुस्तान टाइम्स का, ये 22 मार्च 1946 को ये खबर प्रकाशित की गई है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं 1857 के विद्रोह का घटना जो है, इसका चित्र की इसमें दिया है कि तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच का पता चलता है। उस चित्र से उस समय के चित्रकार की सोच क्या थी, ये बात सही है। उस चित्र से हम उस समय के व्यक्तियों के विचारों का, उस जो खासकर जो चित्रकार बनाए हैं उसके सोच को पता चलता है। और 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, आने वाले अध्यायों में। हम इनसे देखते हैं कि जैसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनके या चित्र हो या फिर रिकॉर्ड्स हो, इन सब से उन समय के सरकारी अफसरों हो या फिर चित्रकार हो, उनके विचारों के बारे में पता चलता है, उनकी किन चीजों में दिलचस्पी थी और बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्यवाहियों की क्या वजह थी। यानी एक चीज से हम देश के एक हिस्से के बारे में या वहां का रिकॉर्ड से तो जान सकते हैं, पूरे देश के बारे में तो नहीं अनुमान लगा सकते हैं, वही कह रहा है। और आगे दिया है कि इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, उनके तीर्थ यात्राओं, यात्रियों के जो संस्मरण लिखते हैं, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, उनकी स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, इसमें वृद्धि हुआ, इनका विकास हुआ, तो अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा,
कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे और छपवाने लगे। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पे जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजरते थे, उनका जीवन शैली क्या था, किस तरह से वो समस्याओं का सामना करते थे, इन सब के बारे में। क्योंकि वो तो लिखते नहीं थे, वो पढ़े भी नहीं थे, उनके पास उतनी शिक्षा की जानकारी नहीं थी, तो वो अपने विचारों को नहीं लिख पाते थे। तो हम इससे ये है कि सिर्फ धनिक वर्गों को और जो शिक्षित वर्ग थे या जो अधिकारी अफसर थे, बड़े बड़े नेता थे, कवि थे, उनके बारे में ही हम जानकारियां प्राप्त कर पाते हैं। तो ये समस्या है कि हम आम लोगों के बारे में थोड़ा उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो लिखते भी नहीं थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे, आपको ये बात आगे समझ में आने लगेगी। तो ठीक है, हम समझते हैं, देखते हैं। तो ये अध्याय यहीं पे समाप्त हो रहा है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।